So hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we'll be discussing about the composition levy or the composition scheme under GST. So you have to understand कि जो हमारी composition scheme है GST में उसी को हम composition levy भी बोलते हैं. So it is one and the same thing. Okay. So this is the composition scheme or the composition levy. Earlier in the previous video we have discussed the scope, nature of the supply, inter or intrastate, classification of goods and services, composite and mixed supplies. And in this particular video we'll be studying about or we'll be covering the topic of composition levy scheme. Okay, so let's get into it. So what is composition levy or composition scheme? Now this composition levy scheme or composition scheme is notified in GST under section 10 of GST. Okay, it is section 10 of CGST Act. Now what is composition levy? Composition levy है क्या? It is an option for specified categories of small taxpayers to pay GST at a very low rate on the basis of turnover. ठीक है, तो composition levy एक another option है टैक्स पे करने का उन small taxpayers के लिए जिनका टैक्स का जो पेमेंट का अमाउंट होता है वो बहुत छोटा होता है. सो इट इज़ एन ऑप्शन फॉर स्मॉल taxpayers कि वो GST जो है एक बहुत ही लो रेट पे दे सकते हैं और जो रेट उनका एप्लीकेबल होगा वो उनके टर्नओवर पर एप्लीकेबल होगा. सो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेज है कि कॉम्पोजिशन लेवाई में टैक्स का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. ठीक है, हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर होता है टैक्स पेयर्स का, इतनी ज़्यादा कंप्लाइंसेस नहीं होती हैं. सिंपल कैलकुलेशन होता है, आपका जो भी टर्नओवर है उस टर्नओवर पे आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ GST लगा के गवर्नमेंट को सबमिट करना है. तो कोई भी कैलकुलेशन इस तरीके से आप नहीं करेंगे कि ये इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, सप्लाई का वैल्यूएशन, इतना झंझट पालने की आपको इसमें ज़रूरत ही नहीं है. आपका जो भी प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है आप टर्नओवर निकालेंगे एंड उस टर्नओवर पे आप अपना GST रेट लगाएंगे एंड देन यू विल सबमिट दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू दी गवर्नमेंट. ठीक है, और इसका एक बहुत ही सिंपल एनुअल रिटर्न जाता है विच इज वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये एडवांटेजेस है कॉम्पोजिशन लेवाई के. कॉम्पोजिशन लेवाई और कॉम्पोजिशन स्कीम इज अवेलेबल फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स. आपको याद रखना है कि ये स्कीम है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जो कि एक कम रेट पे GST पे कर सकते हैं जिसका कैलकुलेशन उनके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर पर बेस्ड होता है. तो कॉम्पोजिशन लेवाई और कॉम्पोजिशन स्कीम हमारी दो तरह की होती हैं. एक होती है अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) और दूसरी होती है हमारी कॉम्पोजिशन लेवाई अंडर सेक्शन 10(2)(a. ठीक है, इसको हम ब्रॉडली हम ये बोलते हैं कि ये वन स्कीम इज अंडर 10(1) एंड अनदर स्कीम इज 10(2)(a. ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि दो तरह की हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम होती हैं. एक है हमारी 10(1) 10(2) और दूसरी है हमारी सेक्शन 10(2)(a. ठीक है, द होल सेक्शन 10 इज अबाउट द कॉम्पोजिशन लेवाई एंड कॉम्पोजिशन स्कीम. उसके दो पार्ट हैं. ठीक है, 10(1)(2) और 10(2)(a. ठीक है, और दो तरह की हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम्स होती हैं. सो क्या प्रोसीजर होता है ऑप्ट करने का इस स्कीम में, यानी कि किस तरीके से हम कॉम्पोजिशन स्कीम में इनरोलमेंट कर सकते हैं जो टैक्स पेयर्स हैं. सबसे पहला, अगर हम न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं GST में तो हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इंटीमेशन दे देंगे. जो भी हमारा रजिस्ट्रार होगा या फिर जो भी हमारा असेसिंग ऑफिसर होगा, ठीक है, जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर होगा AO या फिर PO को हम इंटीमेशन दे देंगे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कि हमें भाई कॉम्पोजिशन स्कीम में और कॉम्पोजिशन लेवाई में टैक्स का पेमेंट करना है. ठीक है, तो जो भी हमारा इफेक्टिव डेट होगा रजिस्ट्रेशन का, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन वाले वीडियो में डिटरमाइन करा था, तो जो भी हमारा इफेक्टिव डेट होगा रजिस्ट्रेशन का तब से हम कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट आउट करके उसके अकॉर्डिंग हम अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो पहले नॉर्मल स्कीम में था लेकिन फिर वो कॉम्पोजिशन में आना चाहता है तो वो इंटीमेशन देगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है GST में. ठीक है, इसमें फॉर्म मेंशन नहीं किया गया है. अगर कोई पर्सन नॉर्मल स्कीम में है और वो नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता है तो वो जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसमें इंटीमेशन देगा. और जो भी बिगिनिंग होगा फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि हमेशा जो फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग होता है वहीं से आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का अवेलमेंट मिल पाता है. ठीक है, इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कि वो कॉम्पोजिशन लेवाई मिड ऑफ द ईयर में या किसी भी मंथ में एक्सरसाइज कर सके. जैसे फॉर एग्जांपल हमने QRMP पढ़ेंगे जो हमारा क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट होता है. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट दैट इन रिटर्न्स वाला सेक्शन. ठीक है, तो वो वाली जो स्कीम है वो हम किसी भी पीरियड पे ले सकते हैं, चाहे हम मंथ्स के बीच में ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं. लेकिन जो हमारा कॉम्पोजिशन लेवाई है वो हम बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ही ले सकते हैं. We cannot opt or choose it in the mid of our financial year. ठीक है, नाउ अब इसमें हमारी टर्नओवर लिमिट क्या है, यानी कि कितना आपका टर्नओवर होना चाहिए फॉर कॉम्पोजिशन लेवाई अंडर सेक्शन 10(1) और 10
2, ठीक है। ये है हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, ओके, एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, ओके। सो क्या क्या एप्स में आपका टर्नओवर लिमिट होना चाहिए। तो जो हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, जो भी हमने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़े थे, तो जो हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनमें लिमिट है 75 lakhs एंड फॉर ऑल द स्टेट्स इट इज़ 1.5 CR और 150 lakhs, ठीक है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से इसको रीड आउट करा था। तो उसमें जो लिमिट है वो है हमारी 75 lakhs, एक्सेप्ट उसमें असम, हिमाचल प्रदेश और JNK नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी सब स्टेट्स के लिए इट इज़ 1.5 CR और 150 lakhs, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर कॉम्पोजिशन स्कीम आप 10(1), 10(2) वाली लेना चाह रहे हैं तो आपका टर्नओवर की जो लिमिट होगी वो इसी के अंडर होना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो कि है हमारा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो हमारे स्टेट्स हैं इनमें लिमिट से 75 lakhs, और जो हमारे बाकी स्टेट्स हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हैं इन GST, उनमें हमारा लिमिट है 150 lakhs और 1.5 CR, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड सेक्शन 10(1) और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 का टर्नओवर लिमिट फॉर ऑल द स्पेशल एंड अदर स्टेट्स। अगर हम बात करें दूसरे वाले कॉम्पोजिशन स्कीम की जो हमें अवेलेबल है अंडर सेक्शन 10(2)A, तो उसमें हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर होना चाहिए 50 lakhs का, बोथ इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड इन रिमेनिंग स्टेट्स, यानी कि इसमें हम लिख देते हैं इन ऑल स्टेट्स। तो इसमें कोई भी हमारा स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है, ठीक है, कि कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है या फिर हमारे रिमेनिंग स्टेट में है। सो वी कैन अज्यूम कि जो भी अगर हम कंपोजिशन स्कीम लेना चाह रहे हैं सेक्शन 10(2)A वाली, तो उसमें जो टर्नओवर का लिमिट है दैट इज 50 lakhs फॉर ऑल द स्टेट्स इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी दो कंपोजिशन स्कीम है, एक है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और 2 वाली जिसमें स्पेशल कैटेगरी में लिमिट है 75 lakhs, बाकी स्टेट्स में है 150 lakhs, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्शन 10(2)A वाली कॉम्पोजिशन स्कीम की, तो उसमें जो लिमिट है वो है हमारी 50 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑल द स्टेट्स, ठीक है। देन वी हैव रेट ऑफ टैक्स इन कॉम्पोजिशन स्कीम। ऑल्दो ये रेट ऑफ टैक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट स्टिल यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड, क्योंकि जो रेट ऑफ टैक्स होंगे दे विल बी गिवन टू यू इन क्वेश्चन, बट स्टिल यू कैन रीड इट वंस। अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा पर्सन इन्वॉल्व है गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में, तो उस पर GST का रेट एप्लीकेबल होगा 1% टर्नओवर का, ठीक है। आप ये देखिए कि अगर हम नॉर्मल कॉम्पोजिशन नॉर्मल लेवाई में रहते हैं, जो हमारी नॉर्मल स्कीम है GST में, उसमें जो हमारा हाईएस्ट रेट होता है वो है हमारा 28%, 18%, 12%, 10%, ठीक है। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम किसके लिए है? छोटे टैक्स पेयर के लिए है, ठीक है, जिनका टर्नओवर थोड़ा कम है और वो कम रेट ऑफ टैक्स का भी एप्लीकेबल लेके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आप ये देखिए कि कितना कम है, ओनली 1% ऑफ GST ऑफ टर्नओवर, ठीक है। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है गुड्स का, तो उसे अपने टर्नओवर का 1% देना है बस। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को 5% देना है, और बाकी सब केसेस में इट इज़ 1% ऑफ टैक्स टर्नओवर फॉर ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। सर्विसेज के केस में चाहे वो हमारी सारी सर्विस हैं एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि उन पे 5% है, तो रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के हमारी जितनी भी बाकी सर्विस हैं उन पे जो हमारा रेट एप्लीकेबल होगा कॉम्पोजिशन लेवाई में दैट इज 6% ऑफ द टर्नओवर, ठीक है। और इसका हाफ करके आप SGST, UT GST में या फिर CGST में बांट सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रेट ऑफ टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन लेवाई। हमने पढ़ा था कि कॉम्पोजिशन लेवाई में हमारा जो रेट ऑफ टैक्स है दैट इज वेरी स्मॉल, और बहुत कम रेट पे हमें टैक्स देना पड़ता है। सो यू कैन सी इट बाय योर सेल्फ कि हमारा 1%, 5%, 6% है, जबकि नॉर्मल स्कीम में जो हमारा रेट होता है टैक्स का दैट इज द हाइएस्ट अमाउंट्स टू 28% फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम जो अवेलेबल होते हैं टैक्स पेयर को, स्मॉल टैक्स पेयर्स को पर्टिकुलरली, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर कॉम्पोजिशन लेवाई। अब कॉम्पोजिशन लेवाई और स्कीम को ऑप्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो भी आपको फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। जो भी पर्सन कॉम्पोजिशन के लिए ऑप्ट कर रहा है वो ना ही तो CTP होना चाहिए और ना ही वो NRTP होना चाहिए, ना ही वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, ना ही वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। नाउ CTP और NRTP कौन होता है? द होल डिस्कशन ऑफ CTP एंड NRTP वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर रजिस्ट्रेशन चैप्टर। यू शुड लुक आउट फॉर दैट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो,
ठीक है। शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 9394 ऑन इनवर्ड सप्लाई। तो जो भी वो इनवर्ड सप्लाई कर रहा है, रॉ मटेरियल ले रहा है, किसी अपने सप्लायर से अपना सामान परचेज कर रहा है, उस पर उन्हें टैक्स देना है अंडर सेक्शन 93 और 94। ठीक है। इज नॉट एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड। वो नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। हमारे नोटिफाइड गुड्स कौन होते हैं? नोटिफाइड गुड्स हैं हमारे ये आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, फॉसल मील्स, सिलिकॉन, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन एंड रूफिंग टाइल्स। तो ये हमारे नोटिफाइड गुड्स हैं। अगर इनका कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता है जीएसटी में। वाई? बिकॉज दीज आर सर्टन टाइप ऑफ गुड्स जिनमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है इंडस्ट्री का दैट इज वेरी हाई। ठीक है। तो उस पर टर्नओवर अगर कम आता है तो तब भी आप कॉम्पोजिशन लेवाए और कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जो भी पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहा है उसे मेंशन करना है अपने सारे सप्लाईज पे, जो कि देखिए वो जो क्या कहते हैं बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, वो इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि इनवॉइस में टैक्स रेट जो आप कस्टमर से ले रहे हैं वो आप लिखते हैं। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में जो सप्लायर होता है वो अपना पैसा देता है टैक्स के लिए, आप अपने कस्टमर से पैसा नहीं ले सकते। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कॉम्पोजिशन लेवाई। इनकी कॉम्पोजिशन लेवाई के बेनिफिट्स तो ये हैं कि कम टर्नओवर में आपको कम रेट देना पड़ेगा टैक्स का, लेकिन वो टैक्स का पैसा आप अपने कस्टमर से नहीं ले सकते हैं। वो टैक्स का पैसा आपको अपनी जेब से देना है सरकार को। ठीक है। सो जो भी पर्सन है जो कॉम्पोजिशन लेवाई में है उसको अपने बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन करना है कि वो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और वो किसी भी सप्लाई पे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है कस्टमर से, और उसे अपने बिहाफ पे अपनी पॉकेट एक्सपेंस से टैक्स का जो भी पेमेंट है वो करना है। ठीक है। नाउ शेल मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। जो भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर भी उसको मेंशन करना है कि वो एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और वो ऑथराइज्ड और एलिजिबल नहीं है किसी भी सप्लाई पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंडीशंस जो भी पर्सन कॉम्पोजिशन लेवाई ले रहा है उसको फुलफिल करनी है। सबसे पहला एनआरटीपी और सीटीपी जो होते हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी पर्सन कॉम्पोजिशन ले रहा है उसको अपनी इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करना है। अगर कोई मैन्युफैक्चर है नोटिफाइड गुड्स का, आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर्स, तो इनका मैन्युफैक्चरर जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम को नहीं ऑप्ट कर सकता है। ठीक है। जो भी पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम को ले रहा है उसको अपने बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन करना है कि वो एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और वो एलिजिबल और ऑथराइज नहीं है किसी भी कस्टमर या कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और उसे अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी मेंशन करना है दैट ही और शी इज अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। Okay, so now we have to understand that who are the persons who are not eligible to opt for compensation scheme. तो हमारे पास दो तरह की कॉम्पोजिशन स्कीम है। एक है हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) और सबसेक्शन 2 वाली, और दूसरी है हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a) वाली। सो ये हमारे ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से पर्टिकुलर पर्सन हैं, इंडिविजुअल हैं जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे पहला, जो सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज की, वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। आप किसी एक ऐसे पर्टिकुलर गुड या सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं जो कि नॉन टैक्सेबल है, जिस पर टैक्स ही एप्लीकेबल नहीं है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, विच इज वेरी सिंपल एंड लॉजिकल पॉइंट। ठीक है। अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं गुड एंड सर्विस का, तो भी आप ये वाली स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपका जो बिजनेस है, अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट में कर रहे हैं तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी पर्सन जो इको के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू अपना सामान, अपने गुड्स और सर्विसेज को दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, और वो जो इको है वो टीसीएस दे रहा है अंडर सेक्शन 52, तो वो भी हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट आउट नहीं कर सकता है। सो से फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी है जो कि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो इको में भी ऑपरेट कर रहा है, जो कि टीसीएस पे कर रहा है गवर्नमेंट को। कौन? इको पे कर रहा है टीसीएस टू गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 52। ठीक है। तो जो भी पर्सन अपने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इधर थ्रू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, ओला, उबर, और जो हमारी अदर ब्यूटिशियन सर्विसेज होती हैं, उनके थ्रू अगर आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज
सप्लाई कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कॉम्पिटिशन स्कीम। ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं नोटिफाइड गुड्स के, यानी कि आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, ऐश ब्लॉक्स, फॉसल म्यूल, सिलिकॉन, अर्दन एंड रूफिंग टाइल्स, तो उनका जो मैन्युफैक्चरर है वो भी ऑप्ट आउट नहीं कर सकता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द कंडीशंस अप्लाइंग टू द कॉम्पिटिशन स्कीम। ठीक है, अगर आप सीटीपी और एनआरटीपी हैं तो भी आप कॉम्पिटिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों ही सिनेरियोज में। सो ऑलमोस्ट हमारे सिमिलर पॉइंट है। और जो कि हमारे नोटिफाइड सर्विसेज हैं अंडर सेक्शन सबसेक्शन 10(1) वाली जो है हमारी, ठीक है, अगर इसमें जो नोटिफाइड सर्विस के अगर आप सप्लायर हैं तो भी आप कॉम्पिटिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। तो नोटिफाइड सर्विसेज क्या है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये मेंशन कर सकते हैं कि जो भी सप्लायर है नोटिफाइड सर्विसेज का विच इज गिवन इन द सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, तो वो भी कॉम्पिटिशन स्कीम को ऑप्ट आउट नहीं कर सकता है, ऑप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, now a registered person opting for competition scheme under section 10(1) is allowed to supply services other than restaurant services along with supply of good or supply of restaurant services of value not exceeding 10% of the turnover in the preceding financial year in the state or UT or 5 lakhs whichever is higher. Here, while computing the turnover in a state or UT, interest on loan deposit advance will not be taken into account. ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही important point है which might not be that much of importance for all the BCom वाले students because this is a point which is given in the course of CA students. ठीक है, so इसमें ये बोला गया है कि अगर हमारा कोई भी ऐसा पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, जो कि सप्लाई कर रहा है मेनली गुड्स की, से फॉर एग्जाम्पल आपके टायर की शॉप है, आप टायर्स वगैरह जो है ये गुड्स की शॉप है, ठीक है, तो आप ये टायर वाला जो गुड है ये सप्लाई करते हैं, लेकिन आपका एक रिपेयरिंग सेंटर भी है, आपने एक खोल लिया है। ठीक है, तो रिपेयरिंग सेंटर के भी आप सर्विस, जब आप रिपेयरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज अ सर्विस विच यू आर ऑफरिंग। ठीक है, तो आपकी एक शॉप है टायर की, ठीक है, लेकिन आप सर्विस के लिए भी अपना ओपन कर सकते हैं। सो कितने अमाउंट तक की सर्विसेज आप कॉम्पोजिशन स्कीम में दे सकते हैं, जो भी आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है या तो उसके 10% तक के अमाउंट की आप सर्विसेज दे सकते हैं या फिर 5 लाख, इसमें जो भी हायर आएगा। सो से फॉर एग्जांपल आप इसमें एग्जांपल लीजिए कि दैट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न wants to provide repairing services and it has its a turnover in previous financial year of I would say 5 lakh. Okay, 5 lakh. ठीक है, so the amount of service, repairing service I would say, so the amount of repairing service which the concern can provide under composition levy will be 10% of turnover, which is 50,000 or 5 lakh, whichever is higher, whichever is higher. So the concern can provide services up to 5 lakhs rupees. Okay, so this is the example which I have given to you कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो कि इंट्रा स्टेट ही सप्लाई कर रहा है, लेकिन जो है आपका सर्विसेज देना चाहता है, रिपेयरिंग सर्विसेज स्पेसिफिकली, तो वो कितनी सर्विस देना चाहता है, या तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो टर्नओवर है उसका 10%, अदरवाइज इट वुड बी 5 lakhs, उसका जो भी हायर है। तो इसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर था 5 lakhs, उसका हमने 10% निकाला विच कम्स आउट टू बी 50,000। तो 50,000 और 5 lakhs विच एवर इज हायर, तो इसमें हमारा हायर हो गया 5 lakhs। तो ये 5 lakhs तक की मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कॉम्पिटिशन स्कीम में प्रोवाइड ऑन कर सकता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर ऑल द बीकॉम वाले स्टूडेंट्स, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर कि जो भी आपका अमाउंट है वो हायर होगा 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईदर 5
लाख जो भी हायर होगा उतने अमाउंट तक की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में। नाउ सम ऑफ द अदर पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड, जो भी अगर आप कॉम्पिटिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। व्हाई यू कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस? क्योंकि आप टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं अपने कस्टमर या कंज्यूमर से, तो आप हमेशा बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। ठीक है, आप टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे जो भी आपका रिसिपिएंट है सप्लाई का, यानी कि आप अपने रिसिपिएंट से, कस्टमर और कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। जब आप उनसे टैक्स ही कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप आईटीसीवी क्लेम नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो भी जीएसटी आप पे कर रहे हैं उसका रिफंड भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन स्कीम इफ अवेल शैल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स हैविंग सेम पैन। अगर आप कॉम्पिटिशन स्कीम लेते हैं तो आपके जितने भी बिजनेस हैं एक सिमिलर पैन नंबर से, परमानेंट अकाउंट नंबर से, आपके जितने भी बिजनेस हैं, ठीक है, उसमें आपके सारे वो रजिस्टर्ड एंटिटी आ जाएंगे। अगर आप इरेगुलर अवेलमेंट करते हैं कॉम्पिटिशन स्कीम का तो आपको पेनल्टी भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है ना, कॉम्पिटिशन स्कीम इफ अवेल शैल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि अगर आप कॉम्पिटिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो हर एक स्टेट में आपका जो बिजनेस है, आप हर एक स्टेट में आपको कॉम्पिटिशन स्कीम लेना पड़ेगा। इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर यू कि एक स्टेट में आप नॉर्मल स्कीम में टैक्स दे रहे हैं, एक स्टेट में आप कॉम्पिटिशन में टैक्स दे रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन स्कीम ले रहे हैं तो हर एक बिजनेस में आपको कॉम्पिटिशन स्कीम में ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इरेगुलर अवेलमेंट करते हैं या किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो लायबल होगी, एप्लीकेबल होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटिशन लेवाई और कॉम्पिटिशन स्कीम विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ब्रॉडली आपको इसमें क्या याद रखना है कि कॉम्पिटिशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जिसमें वो जीएसटी पे कर सकते हैं एट अ वेरी लो रेट, वो भी टर्नओवर के बेसिस पे। एडवांटेजेस ये हैं कि इसका लो रेट है टैक्स का, हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है टर्नओवर के बेसिस पे, और बहुत ही सिंपल एनुअल रिटर्न जाता है। हमारी दो तरह की कॉम्पिटिशन स्कीम होती हैं, एक होती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 वाली और एक होती है हमारी सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A वाली। ठीक है, आप कैसे कॉम्पिटिशन ले सकते हैं? अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही आप इंटीमेशन दीजिए, जो भी आपकी इफेक्टिव डेट होगी रजिस्ट्रेशन की, उस डेट से आप कॉम्पिटिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आप अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पिटिशन में आना चाहते हैं तो आप इंटीमेशन देंगे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, और हमेशा बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से ही आपको कॉम्पिटिशन स्कीम एप्लीकेबल होगी। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 वाली स्कीम की, तो उसमें जो आपका टर्नओवर का लिमिट है स्पेशल कैटेगरी के लिए वो है 75 लाख, यानी कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 75 लाख है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में तो ही आप कॉम्पिटिशन स्कीम ले सकते हैं। बाकी सारे स्टेट्स में अगर आपका टर्नओवर अप टू 150 लाख है तो आप कॉम्पिटिशन स्कीम ले सकते हैं। अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन स्कीम जो कि हमें अवेलेबल है अंडर सेक्शन 10(2)A, तो उसमें जो टर्नओवर का लिमिट है फॉर ऑल द स्टेट्स दैट इज ₹50 लाख। ठीक है, हमने फिर इसमें रेट ऑफ टैक्स देखे थे। गुड्स के मैन्युफैक्चर के लिए जो रेट है दैट इज 1% ऑफ टर्नओवर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है 5% और बाकी सबके लिए 1%। सर्विसेज के केस में अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस इट इज 6%। ठीक है, कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस क्या है कॉम्पिटिशन लेवाई के? जो भी पर्सन कॉम्पिटिशन स्कीम ले रहा है वो सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, उसे अपने इनवर्ड सप्लाई पे यानी कि अपने उसके जो सप्लायर हैं उस पे उसको टैक्स पे करना है। वो मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए नोटिफाइड गुड्स का। नोटिफाइड गुड्स में आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, एरेटेड वाटर्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, अर्दन रूफिंग टाइल्स आते हैं। जो भी हमारा कॉम्पिटिशन टैक्स पेयर पर्सन है उसको बिल ऑफ सप्लाई देना है, वो टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता है और उसे मेंशन करना है अपने बिल ऑफ सप्लाई पे कि वो एक कॉम्पिटिशन टैक्सेबल पर्सन है और वो एलिजिबल और ऑथराइज नहीं है अपने सप्लाईज पर टैक्स लेने के लिए, और उसे अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी ये मेंशन करना है कि वो एक कॉम्पिटिशन टैक्सेबल पर्सन है। कौन कौन कॉम्पिटिशन स्कीम नहीं ले सकता है? जो पर्सन नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है वो नहीं ले सकता है। अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है वो नहीं ले सकता है। कोई पर्सन अपने गुड्स और सर्विस को सप्लाई कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईदर थ्रू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, और ऊबर वगैरह, इनसे अगर आप कर रहे हैं, जो हमारा इको है वो टीसीएस दे रहा है गवर्नमेंट को, तो भी आप कॉम्पिटिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। अगर इको टीसीएस नहीं दे रहा है, सेक्शन 52 में कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप इसको लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर इको इज कलेक्टिंग टीसीएस अंडर सेक्शन 52 फ्रॉम द बिजनेस एंटिटी और वो पे भी कर रहा है गवर्नमेंट को, तो आप एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। ठीक है, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर है वो नहीं ले सकता है, सीटीपी एंड आरटीपी नहीं ले सकते हैं, और सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में अगर आप नोटिफाइड सर्विसेज दे रहे हैं तो आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हमने ये एक चीज और पढ़ी थी कि अगर कोई गुड्स का सप्लायर है और वो अलोंग गुड्स के साथ साथ सर्विस
सर्विस भी सप्लाई करना चाह रहा है तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसका जितना भी टर्नओवर है उसका 10% आप निकाल लीजिए और 5 लाख उसमें जो भी हायर आएगा उतने तक के अमाउंट की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट जो आपको याद रखना है कि आप टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे, आप बिल ऑफ सप्लाई देंगे, आप अपने कस्टमर कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। यू हैव टू पे द टैक्स एक्सपेंस फ्रॉम योर ओन पॉकेट। आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप ले रहे हैं तो आप सारे बिजनेसेस के लिए लेंगे। इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर यू कि एक स्टेट में आप नॉर्मल स्कीम ले रहे हैं, एक में आप कॉम्पोजिशन स्कीम आपके सारे बिजनेस पे आपका एप्लीकेबल होगा। अगर आप इरेगुलर अवेलमेंट करते हैं किसी भी प्रोविजन का कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर, देन पेनल्टी विल बी लायबल और एप्लीकेबल टू यू, और आपको पेनल्टी चार्जेस को पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। सो दिस इज इट फॉर ऑल द कॉम्पोजिशन, फॉर ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉम्पोजिशन लेवाई। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू गेट इट। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। Okay, so let me know in the comment section whether you find this video helpful or not, because it also, for uploading videos I also need a certain kind of motivation. Okay, but it's fine if you are, if these videos are helpful to you, do let me know in the comment section. And thank you so much for watching this video. Thank you.